दोस्तों इसराइल ने ईरान पर हमले से पहले क्या खेल खेला, मोसाद की खुफिया कहानी की आज हम बात करेंगे। ईरान की फ़िज़ाओं में एकदम खामोशी छा जाती है। ईरानी मिज़ाइल लॉन्च करने की तैयारी में है, लेकिन कुछ लम्हे बाद इनके ट्रक एक के बाद एक फटना शुरू हो जाते हैं, ऐसे जैसे किसी ने पहले से सब कुछ तय कर रखा हो। ये कोई फिल्मी दोस्तों सीन नहीं है, ये वो हकीकत है जिसे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने हालिया तहकीक में बेनकाब किया है। एक ऐसा खुफिया ऑपरेशन जिसे इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने कई साल पहले तरतीब देना शुरू किया, और अब पूरी दुनिया हैरान है कि ईरान जैसा मुल्क इस कदर अंदर से कैसे कमज़ोर निकला। आज हम मोसाद के हेडक्वार्टर के अंदर से इस साजिश को आपके सामने रखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को आपने आखिर तक सुनना है। इस कहानी की शुरुआत 2022 में होती है, जब बारूद से भरे छोटे ड्रोन्स ईरान के शहर करमानशाह में मौजूद एक ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री पर गिराए जाते हैं। फिर अगले साल 2023 में ऐसे ही ड्रोन अस्फहान में एक असला साज इदारे को निशाना बनाने में कामयाब होते हैं, मगर ये सिर्फ ट्रेलर था। असल फ़िल्म इस वक्त दोस्तों शुरू होती है जब मोसाद ने फ़ैसला किया कि ईरान के अंदर बैठकर ही ईरान पर हमला किया जाएगा। तेहरान से हज़ारों किलोमीटर दूर तल अबीब में मोसाद के हेडक्वार्टर को एक खुफिया कमरे में 2025 की एक शाम को इसराइल की सबसे बड़ी खुफिया कार्रवाई का मंसूबा बन रहा है। एक हकीकी ऑपरेशन की तैयारी हो रही है जिसे इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दिया। दोस्तों, इस कमरे में मौजूद हैं मोसाद के चीफ डेविड बार्निया, जो इंतहाई ठंडे लहजे में अपने साथियों को हुक्म दे रहे हैं कि हमें ईरान की फ़ौजी क़यादत को गैर फ़ाल बनाना है। ये जंग असले से नहीं बल्कि जहानत से जीती जाएगी। हैरान कुन बात दोस्तों ये है कि इस कामयाब हमले की बुनियाद सिर्फ ड्रोन या रॉकेट नहीं थे, बल्कि ईरान के अंदर छुपे हुए जासूस थे। इन्हीं जासूसों की मदद से ये पूरी कार्रवाई दोस्तों मुमकिन हो सकी। इनमें से एक नुमाया नाम इस्माइल फ़खरी का है, जो ईरान के अंदर एक सीनियर दिफाई इदारे से वाबस्ता थे और खुफिया मालूमात मोसाद तक पहुँचाते रहे। इस तरह मोहसिन लंगर नेशंस और पिद्राम मदनी जैसे अफराद मोसाद का नेटवर्क बने। ये सब 2025 में ईरानी हुकूमत ने इन्हें गिरफ़्तार करके मौत या फांसी की सज़ा सुनाई। दोस्तों, इस कार्रवाई में सबसे चौंका देने वाला किरदार ऑस्ट्रेलवी नज़ात खातून का था, कैथरीन पेरेज़, जिसने शिया इस्लाम कबूल किया, ईरानी मजहबी महफ़िल में शिरकत की और रफ्ता रफ्ता आला क़यादत के करीब तक रसाई भी हासिल कर ली। इस रसाई को इस्तेमाल करते हुए इसने मोसाद को वो अंदरूनी रास्ते फराहम किए जिनके बग़ैर ऑपरेशन नामुमकिन था। कुछ अर्से बाद ईरानी खुफिया एजेंसी ने इसे गिरफ़्तार कर लिया। ये कार्रवाई दोस्तों कई महीनों की तैयारी का नतीजा थी। मोसाद छोटे छोटे खुफिया ड्रोन्स बेसेस ईरान के अंदर ही इसने कायम किए हुए थे। इन ड्रोन्स में अनगाइडेड नेविगेशन, हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टारगेटिंग सिस्टम भी उन्होंने नस्ब किए थे, जो अपने हदफ को पहचानते, करीब जाते और फिर एक ही लम्हे में सब कुछ तबाह कर देते। 13 जून 2025 को पहले हमले में ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाहरी, IRG जनरल हुसैन मोहम्मद, एरोस्पेस कमांडर अमीर अली हाजी ज़ादा और जनरल ग़ुलाम रशीद को एक ही वक्त में निशाना बनाया जाता है। इन हमलों के बाद
ईरान ने नई आर्मी चीफ अली शादमानी को तैनात किया, मगर वो भी सिर्फ चंद दिन बाद मोसाद के दूसरे हमले में मारे जाते हैं। इनके साथ साथ ईरान के जौहरी प्रोग्राम से वाबस्ता साइंसदान इस ऑपरेशन का भी हदफ बने। फरीदून अब्बासी, मोहम्मद मेहदी तेहरानची जैसे अहम अफराद पर हमले किए गए, जिससे ईरान का न्यूक्लियर नेटवर्क बुरी तरह मुतासर हुआ। ईरानी हुकूमत ने फौरी रद्द अमल दिया, मगर फिर भी जासूसों को गिरफ़्तार किया गया और इन पर मुकदमे चलाए गए और कई को फांसी दी जा चुकी है। मगर जो नुकसान हो चुका था वो तकरीबन नाकाबिले तलाफ़ी था। इसराइल ने दुनिया को बता दिया कि अब जंग सिर्फ टैंकों और मिसाइलों से नहीं, बल्कि ड्रोन्स, जासूसों और टेक्नोलॉजी से लड़ी जाती है। ऑपरेशन राइजिंग लाइन एक ऐसी मिसाल बन चुका था जो आने वाले वक्त में किसी भी दुश्मन मुल्क को झंझोड़ सकता था। ये एक खामोश जंग थी, ना ऐलान हुआ, ना टैंक निकले, बस सिर्फ एक धमाका और क़यादत ख़त्म। दोस्तों, मोसाद ने अपने ड्रोन्स को ईरान भेजने के लिए कमर्शियल चैनल्स इस्तेमाल किए। शिपिंग, कंटेनर्स, सूटकेसेस, ट्रक और मुख्तलिफ़ चीज़ें, और अक्सर ऐसे बिज़नेस पार्टनर को इस्तेमाल किया जिन्हें पता ही नहीं था कि वो मोसाद का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इन ड्रोन्स में जदीद बारूदी मवाद लगा था और इनकी कमान फील्ड टीम्स के पास थी जो ईरान के अंदर ही मौजूद थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकी ट्रेनिंग कहाँ और किसने की। इन टीम्स के लीडर्स को थर्ड कंटेनर्स यानी ईरान के अलावा दीगर ममालिक में भी तरबियत दी गई। फिर वो ईरान वापस आए और छोटी छोटी टीमों को खुफिया तौर पर तैयार किया। जब ईरान ने मिसाइल लॉन्चिंग की तैयारी शुरू की, ये टीम्स हरकत में आती हैं और लॉन्च से पहले ही दर्जनों मिसाइलों को तबाह कर देते हैं। दोस्तों, मोसाद को पता था कि ईरान के पास मिसाइल तो हज़ारों में हैं, लेकिन इन्हें ले जाने वाले ट्रक सिर्फ इनका चौथाई हैं। यही वो कमज़ोर नुक्ता था जिसे निशाना बनाया गया। दर्जनों ट्रक तबाह हुए, मिसाइल अपनी लॉन्च साइट तक पहुंच ही ना सके और ईरान को अपनी ही सरजमीन पर फ़िज़ाई बर्तरी खो देनी पड़ी। जैसे ही इसराइल ने F-35 त्यारे फ़िज़ा में भेजे, ईरान के पास न तो दिफाई निज़ाम बचा था, ना हमले का जवाब देने की इनमें सक्कत थी। सिर्फ 200 मिसाइलों पर मबनी एक कमज़ोर जवाबी कार्रवाई जो न सिर्फ देर से आई बल्कि बहुत कमज़ोर भी साबित हुई। दोस्तों, साबिक मोसाद ऑफिसर सीमा शाइन इस पर तबसरा करते हुए लिखती हैं कि हमें ईरान से ज़्यादा जवाबी कार्रवाई की तवक्को थी, मगर असल खेल दोस्तों ये एक नफ्सियाती था। अब ईरान की क़यादत में कोई भी यकीन से ये नहीं कह सकता था कि इसराइली इंटेलिजेंस के रेडार पर वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। F-35 त्यारे ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान की फ़िज़ा में 2 घंटे तक काम करते रहे बग़ैर किसी मज़ाहमत के। अब तक ये बात अब तक सबसे गहरी इसराइल की कार्रवाई थी ईरान पर, जिसमें इसराइल ने न सिर्फ हमला किया बल्कि फ़िज़ाई आज़ादी भी ईरान की हासिल करने में वो कामयाब हो गया। ईरान की इंटेलिजेंस ने आवाम को ख़बरदार किया कि इसराइल पिकअप, ट्रक और कार्गो गाड़ियों से ड्रोन्स लॉन्च कर रहा है, लेकिन शायद ये इंतबाह
देने में बहुत देर हो चुकी थी। अब इसराइल का अगला कदम क्या था? दोस्तों याद रखें, मोसाद का ये ऑपरेशन सिर्फ फिज़िकल तबाही नहीं था, ये एक जहनी हमला था जो ईरान की क़यादत को खौफ, शक और अफरा तफरी में डालने के लिए तश्कील दिया जा चुका था। लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि ईरानी क़यादत की शहादत के बाद इसराइल में वो होने जा रहा था जिसका तसव्वुर इसराइल या इसराइल की आवाम ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अब बारी थी ऑपरेशन साया इंतकाम और ऑपरेशन सादिक की। जब इसराइल ने जुलाई 2025 में ईरान के अंदर एक भरपूर फ़िज़ाई खुफिया हमला किया तो दुनिया की नज़रें ईरान के रद्द अमल पर जम गईं। बहुत से मुबस्सिरीन ने कहना शुरू कर दिया कि ईरान खामोशी इख्तियार करेगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। ये जवाबी कार्रवाई 4 मरलों में तरतीब इनको दिया गया, जिसमें ईरान ने मजमूई तौर पर तकरीबन 200 बैलिस्टिक मिज़ाइल और क्रूज़ ड्रोन्स फायर कर दिए। दोस्तों तल अवीव में पुलिस हेड क्वार्टर, वजारत दाखिला की इमारत और रिहायशी इलाकों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। इसी तरह हैफा में बजान पेट्रोलियम कम्प्लेक्स ऑयल रिफाइनरी की बंदरगाह के करीब बहरी तनसीबात पर भी कामयाब हमले किए गए। बेयर शेयर सूरों का एक मेडिकल सेंटर भी तबाह कर दिया गया। इस तरह बहुत से इलाकों और अहम इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें मोसाद का हेडक्वार्टर भी दोस्तों शामिल था। अब ऑपरेशन सादिक इसराइली नींद और इसके गरूर को मट्टी में मिलाने वाला था। ये ऑपरेशन ईरान की कुद्स फोर्स, हिजबुल्लाह और दीगर इत्तेहादी गिरोहों के ज़रिए लबनान, इराक और यमन के रास्तों से अमल में लाया गया। इस ऑपरेशन का बुनियादी मकसद इसराइल को एक से ज़ायद महाज़ों पर उलझाना था, ताकि इसराइली दिफाई निज़ाम, नफ्सियाती और तकनीकी इस पर दोस्तों दबाव डाला जा सके। लबनान से हिजबुल्लाह ने दर्जनों रॉकेट दागे जो शुमाली इसराइल में अल जलील के इलाकों में जाकर कामयाबी से गिरे। यमन से हौसी मज़ामतकारों ने भी क्रूज़ मिज़ाइल और ड्रोन्स का एक सिलसिला शुरू किया जो इसराइल के जनूबी साहिल को निशाना बनाने में कामयाब हुए। इस तरह इराक और शाम से शिया मलेशिया ने भी हमले किए और इसराइली तनसीबात को हदफ बनाया। ये हमले अगरचे ज़्यादा तबाहकुन तो नहीं थे, लेकिन इसराइली इंटेलिजेंस और मिलिट्री को मुतअद्दिद महाज़ों पर मुंतशिर कर दिया गया। ये दोनों ऑपरेशन सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं थे, बल्कि एक वाज़े पैगाम थे कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो वो भी दोबारा हमला करेगा, बल्कि इसके इत्तेहादी भी जो भी हैं वो मैदान में कूद पड़ेंगे। इसराइल को अगरचे तकनीकी बढ़तरी हासिल थी, लेकिन ईरान ने साबित किया कि इसके पास भी एक वसी गैर रिवायती नेटवर्क और इलाकाई असर रसूख दोस्तों मौजूद है। इसराइल ने आयरन डोम और डेविड्स स्लिंग से कई मिज़ाइल रोके, लेकिन कुछ मिज़ाइल और ड्रोन्स हदफ तक पहुंचने में कामयाब हो गए। ऑपरेशन साया इंतकाम और ऑपरेशन सादिक ने वाज़े कर दिया कि ईरान अब सिर्फ दिफाई पॉलिसी पर अमल पैरा नहीं है, बल्कि वो जारहाना हिकमत अमली भी अपनाना जानता है। सवाल ये है कि क्या इसराइल इस जंग को सिर्फ ईरान तक महदूद रखेगा या इसको खित्ते में एक भरपूर आलमी तसादम के दहाने पर ला खड़ा कर देगा। दोस्तों अगला बाब शायद इससे भी ज़्यादा खौफनाक हो। आपका बहुत शुक्रिया।